हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी सारे के सारे ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये सारे के सारे रिएक्ट्स करते हैं मेटल्स के साथ और बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं। और उन बाइनरी कंपाउंड्स के अंदर इन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो -3 होती है। अब एग्जांपल भी दिया था मैंने आप लोगों को, जैसे कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन किसका है? ग्रुप 15 का एलिमेंट है। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का वो रिएक्ट करता है कैल्शियम के साथ और यहाँ से कैल्शियम नाइट्राइड बना लेगा। अब अगर मैं कैल्शियम नाइट्राइड के ऊपर देखूँ ना कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हमें पता है, देखो कैल्शियम नाइट्राइड एक कैल्शियम के ऊपर +2 होती है। ओके, एक कैल्शियम के ऊपर +2 होती है, तो 3 कैल्शियम के ऊपर कितनी हो जाएगी? +6। तो इसके ऊपर भी ओवरऑल कितनी आनी चाहिए? -6 आना चाहिए। अब N2 के ऊपर -6 है, तो एक नाइट्रोजन के ऊपर तो क्या रहेगा? एक नाइट्रोजन के ऊपर -3 रहेगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब यहाँ पे जब भी ये सारे के सारे एलिमेंट ऐसे ही और भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे और बाइनरी कंपाउंड्स बनाएंगे, उन बाइनरी कंपाउंड्स के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या बनाया है? हमने यहाँ पे बनाया है कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड बनाया है हमने। अब ये जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं कैल्शियम नाइट्राइड जैसे, इनको अगर हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व होके क्या दे देते हैं? हाइड्राइड दे देते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कोई भी जो भी नाइट्राइड बनेगा ना किसी भी मेटल के साथ, सबसे पहले तो कोई भी आइड बनेगा। जैसे कि नाइट्रोजन के साथ बनाए तो ये नाइट्राइड बन गया। तो कोई भी नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा वाटर के साथ और बना लेगा हाइड्राइड। ठीक है, कोरिस्पोंडिंग हाइड्राइड ये यहाँ पे रिलीज कर देगा। तो अभी एक तो नाइट्रोजन का केस हमने देख लिया, अभी और एलिमेंट्स का केस अभी हम देखते हैं। अब नाइट्रोजन हमने देखा, नाइट्रोजन रिएक्ट करके कैल्शियम नाइट्राइड बनाता है, Ca3N2 टाइप का कंपाउंड, इसको बोलते हैं कैल्शियम नाइट्राइड। कैल्शियम नाइट्राइड वाटर के अंदर डिजोल्व होके देता है अमोनिया, जो कि एक हाइड्राइड है नाइट्रोजन का। ऐसे ही फॉस्फोरस रिएक्ट करके कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके दे सकता है कैल्शियम फोस्फाइड, कैल्शियम फोस्फाइड, वो भी वाटर के अंदर डिजोल्व होके हमें PH3 दे देगा, फॉस्फोरस का हाइड्राइड। ऐसे ही आर्सेनिक जो होता है वो भी कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम आर्सेनाइड देगा, इसको बोलते हैं कैल्शियम आर्सेनाइड। ये भी वाटर के अंदर डिजोल्व होके हमें आर्सेनिक का हाइड्राइड दे देता है। एंटीमनी जो होता है ये जिंक के साथ रिएक्ट करता है और देता है Zn3Sb2। इसका क्या नाम बोलते हैं? इसको बोलते हैं जिंक एंटीमोनाइड। जिंक एंटीमोनाइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ और हमें मिल जाता है एंटीमनी का हाइड्राइड। बिस्मथ के साथ, बिस्मथ जो होता है वो भी कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेगा और बना लेगा कैल्शियम बिस्मथाइड, Ca3Bi3। ठीक है, कैल्शियम बिस्मथाइड बोलते हैं इसको। कैल्शियम बिस्मथाइड भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे बिस्मथ का हाइड्राइड मिल जाएगा। ठीक है, तो एक जनरल रिएक्शन है बट स्टिल काउंट होती है यहाँ पे ये रिएक्शन। तो ये है, मतलब कोई भी जो आइड है, आइड का मतलब क्या है? ये सारे एलिमेंट्स किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे और उसका कोरिस्पोंडिंग आइड बनाएंगे, और जब ये आइड रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो वो क्या दे देंगे? कोरिस्पोंडिंग हाइड्राइड दे देंगे। तो इतनी सी बात आप लोगों के समझ में आई है। अभी नेक्स्ट, ये तो हमने देख लिया रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, ये तो थी फर्स्ट, सेकंड है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो ये जो सारे एलिमेंट्स होते हैं ना ग्रुप 15 के, ये हाइड्राइड बनाते हैं और किस टाइप के बनाते हैं? EH3 टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं। दैट मीन्स ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, कोई भी जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और बना लेता है हाइड्राइड किस टाइप का? EH3 टाइप का। जहाँ जो E है ना, E का मतलब क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, तो इनको हम E बोलते हैं, E लिख लो चाहिए इनके ऊपर। तो EH3 टाइप के हाइड्राइड बनाएंगे और इन हाइड्राइड की जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो ये हाइड्राइड वाला जो पोर्शन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो इसके अंदर हमें हाइड्राइड की कुछ रेगुलर प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, ठीक है, जैसे कि उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो गई, उनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि उनकी बेसिसिटी हो गई, आर्हीनियस एसिडिटी हो गई। तो वो सारी चीज़ें हमें 1 बाय 1 पढ़नी है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को, अब देखो EH3 टाइप के ही हाइड्रोजन हाइड्राइड क्यों बनाता है ये, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें ना तो ये जो भी नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इन सब के पास क्या है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम क्या लिखते हैं इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन, NS2 NP3 लिखते हैं सबके लिए। तो 3 + 2 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ से बोल सकती हूँ, यहाँ से देखो, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि वो क्या कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, कहीं से भी मिल जाए 3 इलेक्ट्रॉन उनको गेन करेंगे और ऐसे कंपाउंड बनाएंगे जिनके अंदर उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना कि 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की और अलग से जो हाइड्राइड है वो बनाने की जो प्रॉपर्टी है उसकी, वो सारे के सारे शो करते हैं। मतलब नाइट्रोजन शो करता है, फॉस्फोरस शो करता है, आर्सेनिक शो करता है, एंटीमनी भी करता है, लेकिन बिस्मथ शो नहीं करता। वो भी रीज़न आगे पता चलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला है कि हमें जो हाइड्राइड मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, मतलब नाइट्रोजन है वो -3 की फॉर्म में मिल जाएगा, फॉस्फोरस -3 की फॉर्म में मिल जाएगा, आर्सेनिक -3 की, एंटीमनी भी -3 की। बट जो बिस्मथ का जो -3 होता है वो थोड़ा सा रेयर होता है, प्रॉब्लम आती है उसके अंदर, ठीक है। तो कैसे बनेंगे ये, इन सब के बना के हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ से देखिए आप लोग, जो यहाँ से देखिए जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमें पता है, हाइड्रोजन ये सारे के सारे क्या हैं, ये हम नॉन मेटल्स बोल सकते हैं ना। डाउन द ग्रुप जाएंगे तब जाके मेटेलिक कैरेक्टर थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा। तो जो हाइड्रोजन जब भी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है या फिर मेटलॉइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो खुद कौन सी फॉर्म में आ जाता है, H पॉजिटिव फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देने वाली है कि जब भी हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ या फिर जब भी वो मेटलॉइड के साथ रिएक्ट करता है तो किस फॉर्म के अंदर, किस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आता है, H पॉजिटिव, ठीक है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ, तो जो नाइट्रोजन होता है N2 की फॉर्म में होता है, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और अमोनिया बना लेगा। अमोनिया की बहुत ज़्यादा कड़वी स्मेल होती है, पंजेंट ऑर्डर होता है इसका पंजेंट ऑर्डर जिसको बोलते हैं, ऑर्डर मीन्स स्मेल। तो एकदम बहुत ज़्यादा चुभती है नाक के अंदर, ये वाली जो स्मेल होती है। फॉस्फोरस है, ऐसे ही हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, PH3 बना लेगा। आर्सेनिक का हाइड्राइड बना लेगा। एंटीमनी का हाइड्राइड बना लेगा और बिस्मथ भी बिस्मथ का हाइड्राइड बना लेता है। ओके, तो इसकी जो होती है, मतलब ये जो सारे हाइड्राइड होती है ना, इनकी स्मेल कुछ अच्छी सी नहीं होती, मतलब किसी की भी प्लीजेंट स्मेल नहीं होती। और अमोनिया तो हम बहुत ज़्यादा लैब के अंदर यूज़ करते हैं, तब हमें पता चलता है वो पंजेंट ऑर्डर होती है उसकी। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। मतलब जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स के हमने हाइड्राइड अभी अभी बनाए हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो वो होती है थर्मल स्टेबिलिटी। अब थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर हम उनको टेम्परेचर देंगे तो वो जो हाइड्राइड हैं वो कितने स्टेबल हैं, कितने स्टेबल नहीं हैं। तो हमारे पास हाइड्राइड कौन से बने हैं, NH3, PH3, आर्सेनिक का हाइड्राइड हो गया, फिर एंटीमनी का हाइड्राइड बनाया है, फिर बिस्मथ का हाइड्राइड बनाया है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ना, ये डाउन द ग्रुप है, ये अलोंग ए पीरियड नहीं है, ठीक है, ये डाउन द ग्रुप है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अब ऐसा क्यों होता है, हमें पता है किसी भी ग्रुप में अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटम का साइज़ बढ़ता है, एटम का साइज़ बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। अब हम ये बोल सकते हैं कि जो अमोनिया है ना, अमोनिया के अंदर अगर मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की बात करूँ, अमोनिया जो नाइट्रोजन है वो भी छोटा सा होता है और हाइड्रोजन है वो भी छोटा सा होता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो छोटा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, जैसे कि अगर मैं मान लेती हूँ आर्सेनिक वाले की बात करती हूँ, तो आर्सेनिक में जो एटम है वो बड़ा हो जाएगा, हाइड्रोजन तो ऑब्वियसली छोटा ही रहेगा, ठीक है। तो ये वाला जो बॉन्ड है ना
वो बड़ा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू ये। तो अब देखो जो बड़ा बॉन्ड होता है जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है उसको तोड़ने में हमें कम एनर्जी देनी पड़ती है। ये आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी होगी, बचपन से सुनाते आते हैं कि जो लंबी जो डंडी होती है उसको तोड़ना आसान होता है, छोटे वाली डंडी को तोड़ना मुश्किल होता है। तो जितना लंबा बॉन्ड उतनी ज़्यादा एनर्जी उतनी हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब जितना बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होगी उतनी कम एनर्जी हमें उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए देनी पड़ेगी, उतना कम टेम्परेचर उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि डाउन द ग्रुप हमारी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो डाउन द ग्रुप क्या होता है, जो बॉन्ड की लेंथ है वो बढ़ जाती है। बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाने की वजह से उनकी जो बॉन्ड है वो वीक हो जाते हैं। बॉन्ड वीक क्यों हो जाएंगे, देखो यहाँ पे ये तो 2p ऑर्बिटल नाइट्रोजन तो यूज़ करेगा, हाइड्रोजन अपनी 1s ऑर्बिटल यूज़ करेगा। ये अभी भी 1s कर रहा है और इसके साथ जैसे जैसे हम जाएंगे वो 3p 4p ऐसे वाला सिस्टम बढ़ता जाएगा। तो एक तो ओवरलैपिंग भी जो है वो भी अच्छे से नहीं हो पा रही थी, इसीलिए भी बॉन्ड स्टेबल नहीं होता इतना ज़्यादा इसका। और दूसरा क्या है, बॉन्ड की लेंथ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जो मतलब इसीलिए क्या हो जाता है यहाँ पे जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये जो होता है ये तो होता है लीस्ट थर्मल स्टेबिलिटी होती है। ऐसे करके थर्मल स्टेबिलिटी इस ऑर्डर के अंदर डिक्रीज हो जाएगी। तो ये रीज़न है एक तो इसका। और सेकेंड प्रॉपर्टी अगर हम पढ़ें, सेकेंड प्रॉपर्टी में हम बात कर लेते हैं किसकी, सेकेंड प्रॉपर्टी में हम बात कर लेते हैं बॉन्ड एंगल की। बॉन्ड एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, बॉन्ड एंगल पढ़ना, क्योंकि बॉन्ड एंगल के ऊपर से क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर आप अपनी बुक खोल के देखोगे ना तो हाइड्राइड कुछ ऐसे है, NH3PH3, आर्सेनिक हाइड्राइड, एंटीमनी का हाइड्राइड और बिस्मथ का हाइड्राइड। तो ये सारे हाइड्राइड हो गए हमारे पास। अभी अगर हम लोग इनके बॉन्ड एंगल देखें ना तो इसका बॉन्ड एंगल तो मिलेगा 107.8, ठीक है, 160 डिग्री 8, और इसका मिलेगा 93 डिग्री 0.6, इसका मिलेगा 91.8 डिग्री मिलेगा, इसका 91.3 डिग्री मिलेगा, इसका 91 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम ये जो वैल्यूज़ हैं इनको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो बॉन्ड एंगल है डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो डाउन द ग्रुप अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होता है तो जो अब बॉन्ड एंगल का क्या मतलब होगा, हमें पता है जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाओ, अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, तो हमें पता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्शन होती है और बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्शन होती है। तो अब देखिए आप लोग, अब जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत छोटी सी जगह में है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो अपनी 2p ऑर्बिटल यूज़ करेगा। ठीक है, नाइट्रोजन अपनी 2p ऑर्बिटल यूज़ करेगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये थोड़े इस साइड ज़्यादा हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो इनके बीच में रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा। ऐसे ही बॉन्ड पेयर यहाँ पे पास होंगे तो रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा। ऐसे ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे देखिए इनके बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज़्यादा, बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन ज़्यादा। जितना रिपल्शन ज़्यादा वो जो बॉन्ड होगा वो ऐसे करके खुल जाएगा। ठीक है, रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए वो जो बॉन्ड है जो ऐसे होता है वो ऐसे हो जाएगा, खुल जाएगा, और ये जो बॉन्ड एंगल है वो कितने का हो जाता है, 107.5 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है, रिपल्शन की वजह से होता है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो लोन पेयर है ना वो बहुत छोटा सा है, कॉम्पैक्ट जगह में छोटी सी चीज़ क्या करेगी, ज़्यादा मतलब यहाँ पे रिपल्शन कोज कर सकती है। लेकिन अगर मैं PH3 की बात करूँ, फोस्फीन PH3 ऐसे ही होगा स्ट्रक्चर उसका भी। अब अगर मैं इसके कंपैरिजन इसकी बात करूँ तो बहुत बड़ी ऑर्बिटल होती है, बहुत बड़ी ऑर्बिटल होती है, तो बड़ी वाली जगह के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर वाले बहुत अंदर डिफ्यूज्ड होते हैं। मतलब इसको तो आप लोग बोल सकते हो कि ये लोन पेयर कैसा है, ये है कॉम्पैक्ट लोन पेयर और ये है डिफ्यूज्ड लोन पेयर।
डिफ्यूज्ड लोन पेयर का मतलब क्या है, देखो एक तो साइज बढ़ गया, साइज बढ़ने की वजह से क्या हो गया, ये जो बॉन्ड एंगल साइज बढ़ने की वजह से क्या हो गया, बॉन्ड की लेंथ बढ़ गई। बॉन्ड की लेंथ बढ़ गई तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, या फिर एक और फैक्टर की बात होती है, कौन सा फैक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, तो नाइट्रोजन में ज़्यादा थी, फास्फोरस में कम है, तो इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्ट होंगे वो थोड़े से कम अट्रैक्ट कर पाएगा फास्फोरस, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़े से दूर होंगे। यहाँ पे देखो कितने पास थे, यहाँ पे थोड़े से दूर ड्रॉ कर रही हूँ मैं इलेक्ट्रॉन, तो ये देखो इलेक्ट्रॉन दूर हैं। अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के भी इलेक्ट्रॉन दूर हो गए, बॉन्ड पेयर के भी दूर हो गए, तो इसीलिए इनको एक दूसरे को रिपेल करने की ज़रूरत इतनी नहीं है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है, लेस होता है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया NH3। ठीक है, तो इसके अंदर सिंपल सा रीज़न ये है कि ज़्यादा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है। इसके अंदर क्योंकि साइज बढ़ जाता है, क्योंकि जो लोन पेयर है वो क्या है, डिफ्यूज है, दैट मीन्स बहुत सारी जगह के अंदर फैला हुआ है, बहुत बड़ी जगह के अंदर, तो इतना ज़्यादा वो रिपल्शन के लिए अवेलेबल नहीं हो पाता। और दूसरा आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर भी बोल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे रिपल्शन कम होती है और यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे रिपल्शन कम होती जाएगी। क्यों होती जाएगी, मैंने आप लोगों को ये रीज़न बता दिया इस चीज़ का। तो इसीलिए जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता जाता है। क्यों, क्योंकि रिपल्शन जो है वो कम होती जाती है जैसे साइज बढ़ता है।